बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आसमान का इशारा है कि कल का सूरज तुम्हारा है, इस बात के साथ आगाज करेंगे हम। और मैं स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का अनअकैडमी, द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया ऑफ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। उस पर आपका स्वागत है। हमारा केमिस्ट्री का 101 चैनल, जो कि सबसे बेहतरीन चैनल केमिस्ट्री का है, जिस पे आप स्टडी करते हैं। उस पे केमिस्ट्री में हम और आप आपस में मिलकर के एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम एनसीईआरटी को पूरी तरह से खत्म कर सकें और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि आपने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा है और उसकी हर एक लाइन से हम क्वेश्चंस निकालेंगे और एनसीईआरटी के एग्जामिनर बन जाएंगे बच्चों। तो एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम सीरीज में हमने केमिकल बॉन्डिंग खत्म किया और आज हम केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से हमारी लाइव सेशन रुक गई थी, इसीलिए मैंने ये आप लोगों के लिए ये आपका एक रिकॉर्डेड सेशन मैंने बनाया है, जो आपको लिए प्रीमियर कर दूंगा और उसको आप सारे क्वेश्चंस को देख सकिएगा। एटलीस्ट आप क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करूंगा उसको जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस को मैं पूरी तरह से डिस्कस करूंगा और ध्यान से देखना, सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर नहीं बताऊंगा, जबकि उस क्वेश्चंस के अंदर की सारी चीजें, सारे डिस्कशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो पूरी केमिकल बॉन्डिंग को का आपको बिल्कुल जानकारी मिल जाएगी सारी। तो इस वीडियो के साथ पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से लगे रहिएगा, बने रहिएगा और देखिएगा। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड जेईई, और मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है बच्चों। और बहुत सारे आईटी और जेईई के जो एस्पिरेंट्स हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर बनकर के देश की सेवा में लग चुके हैं। कंसेप्चुअल अप्रोच मेरा बहुत पसंद किया जाता रहा है, उसी कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ आपको मैं पढ़ाऊंगा बच्चों। तो स्टूडेंट का मैं वाई अनअकैडमी, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप जरूर देखिएगा और समझिएगा कि ये पॉइंट्स आपके लिए मैच करते हैं कि या नहीं। और एक गार्जियन की हैसियत से जो मैं पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये सारे पॉइंट्स, ये जरूर एक गार्जियन को आप दिखाइएगा अपने कि ये पॉइंट्स मैच करते हैं उनके लिए या नहीं। आप अपने डाउट्स केमिस्ट्री 101 चैनल के यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और वहां से मैं आपका सारा क्वेश्चन देखता हूं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड AM001 यूज करिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में डेली लाइव क्लासेस होती हैं, स्ट्रक्चर्ड क्लास होते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा है। इसी क्योंकि लाइव सेशन हम नहीं कर पाए थे, इसलिए मैं रिकॉर्डेड सेशन आपको भेज रहा हूं। और AM001 कोड आप यूज करेंगे, जिसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए। और 6 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 12 मंथ का भी ले सकते हैं, जिसको 6 मंथ का 25,200 का है और 12 मंथ का 34,650 रुपीज है बच्चों। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उनके लिए बेहतरीन है जो चाहते हैं उनके टेस्ट की एनालिसिस करते रहा जाए कोई, और उनको प्लान करके कोई बताए कि किस तरह से स्टडी प्लान के टाइम की प्लानिंग करे, पर्सनल कोच उनको कोई मिल जाए, उनके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है। AM001 कोड यूज करना तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आइकॉनिक में भी, जिसकी फीस 6 मंथ की है 34,200 रुपए और 12 महीने की है 58,500 रुपीज। अनअकैडमी कॉम्बैट शुरू हुआ है बच्चों, जरूर ज्वाइन कीजिए टेस्ट में। इसमें बहुत एक्सक्लूसिव प्राइस आप लोगों के लिए मिलेंगे। ये क्लास 11th के लिए, 12th के लिए और 12th पास आउट बच्चों के लिए है, जिसमें आपका फर्स्ट प्राइज एप्पल मैकबुक एयर है, एप्पल आईपैड मिनी सेकंड प्राइज है और थर्ड प्राइज है एप्पल आईपॉड्स। और टॉप 100 रैंकर्स को मिलेगा 1,000 रुपीज का अमेजॉन वाउचर्स। क्लास 11th, क्लास 12th और 12th पास आउट के लिए 11:45 तक का ये है और इसको ज्वाइन कीजिए। कॉन्टेस्ट फॉर्मेट 60 मिनट्स का होगा, 28 क्वेश्चन होंगे, 7-7 क्वेश्चन के चार जो है स्लॉट्स होंगे। तो ये जरूर करना। इसका सिलेबस नीचे दिया हुआ है, वो सिलेबस में आप देखेंगे, केमिस्ट्री का सिलेबस देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम, और आज जो है हम जो अपना शुरू कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो उस क्वेश्चन पे आता हूं मैं कि क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा था लाइव सेशन में, उसमें हमारे पास मैंने एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, तो वो उस क्वेश्चन से शुरू करता हूं। तो यहीं से वो हमारा क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो गया था। तो हाउ मेनी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट इन IF7 मॉलिक्यूल। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बच्चे बॉन्ड पेयर्स, और बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। तो यहां पे कितने सराउंडिंग एटम? 7, इसलिए कितना होगा आंसर? 7। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन हमने किया और इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से इसको हम कर पाते हैं। कब कर पाते हैं? जब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स क्या होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर होता है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। वो एटम क्या है इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एटम हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है ये इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। सॉरी, कितने हैं इससे फर्क पड़ता है। अब इस अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ
बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5। N2O5 में किस तरह के बॉन्ड हैं बच्चों? तो N2O5 में देखो, N2O5 में बच्चों आप अगर N2O5 का स्ट्रक्चर देखेंगे, N2O5 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें N जो है आप डबल बॉन्ड O और, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन। तो इसमें कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं 2s 2p2p एंड 2p2s ऑर्बिटल ओवरलैप, द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो आपको बताने के लिए मैं कुछ टाइम दूंगा, आप इसका ऑप्शन बताइए क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। 2s कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ, ध्यान रखिएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा ये बताना है आपको। बॉन्ड स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा ये बताना है। तो अब इसके लिए जरूरी क्या है जाना, देखिए ध्यान से, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है बच्चे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पेनिट्रेशन के। पेनिट्रेशन का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस के कितने करीब कोई जा रहा है ना, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के कितने क्लोज कोई जा सकता है वही उसकी पेनिट्रेशन होती है। तो सब पेनिट्रेशन देखा जाए अगर तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन S का होता है, देन P का, देन D का, देन F का। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी SS की, देन S और P की, देन P और P की। ये क्या मैंने बता दिया, ये मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ बता दिया, लेंथ नहीं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन SS का होता है, इसलिए SS की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, डी। आप फिर से समझिएगा पेनिट्रेशन क्या होता है। जैसे देखिए एक्चुअली होता क्या है, S का जो ओवरलैप होता है सबसे ज्यादा ओवरलैप होता है SS का, सबसे ज्यादा ओवरलैप होता है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा SS की होती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो प्रोपोर्शनल तो होती है ओवरलैपिंग एरिया की, ओवरलैपिंग के जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग एक्सटेंट उतना ज्यादा वो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। तो ये पॉइंट्स आप जरूर नोट कीजिएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब बता दिया मैंने आपको, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताया। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है बच्चे वो डिपेंड करता है कितना ज्यादा कोई ओवरलैप कर रहा है। तो जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा ऑर्बिटल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। तो चलिए बच्चों मैं बता दूं कि लाइव सेशन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से लैग हो रहा था, वीडियो लैग हो रहा था। तो मैंने बिना टाइम खर्च किए आप लोगों के लिए मैंने तुरंत इसको रिकॉर्ड किया, तुरंत उसी समय रिकॉर्ड किया हूं बिना देर किए, क्योंकि मुझे लग गया कि ये देर लगेगा वापस सही होने में, क्योंकि वाईफाई मेरा बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम कुछ इंटरनल प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा था। मैंने तुरंत इसको सेशन को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो इसका आंसर जरा बताइएगा बच्चों, आप लोग लिखिएगा इसको।
तो देखिए द वोलेटिलिटी ऑफ HF इज लो एज कंपेयर टू अदर हाइड्रा एसिड्स ऑफ हेलोजन। बहुत शानदार क्वेश्चन देखिएगा, इतना शानदार क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। इसके हर एक लाइन में बातें छुपी हुई, इसके हर एक लाइन में बात छुपी है बच्चों। देखिए ये कह रहे हैं वोलेटिलिटी, तो पहले तो जानिए वोलेटिलिटी क्या होती है। वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी का सीधा मतलब है कि वोलेटाइल कोई चीज उड़ता है ना, कोई चीज उड़ती है। जैसे मान लो यहां पर अगर कोई लिक्विड है, तो लिक्विड मान लो यहां पे रखा हुआ है और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहां से निकल के उड़ रहे हैं, वोलेटाइल हो रहे हैं, वेपर बन रहे हैं। तो वोलेटिलिटी जो होती है बच्चे सरफेस फेनोमेना है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस को छोड़ करके उड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इंटरैक्शन की। जितना कम इंटरैक्शन होगा उतना ज्यादा वोलेटाइल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना कम वोलेटाइल होगा। वोलेटिलिटी जो होती है बच्चे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अट्रैक्टिव फोर्स के, अट्रैक्टिव फोर्स की। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना कम कोई चीज वोलेटाइल होगा। ठीक है, ये जो बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास की। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो उतना कम वोलेटाइल होगा। ठीक है बच्चे, ओके। अब देखो ध्यान से, HF का कर रहा है HF की द वोलेटिलिटी ऑफ HF इज लो एज कंपेयर टू अदर हाइड्रा एसिड ऑफ हेलोजन। यानी कौन कौन से हाइड्रा एसिड्स होते हैं इसके, HF होगा, HCl होगा, HBr होगा और HI होगा। F की साइज छोटी, Cl की उससे बड़ी, Br की उससे बड़ी और I की उससे बड़ी। साइज बढ़ती जा रही है ऊपर से नीचे की ओर, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है ना बच्चे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जा रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर वोलेटिलिटी जो है बच्चे क्या हो रही है, ऊपर से नीचे जाओगे तो लेस वोलेटाइल होगा। यानी ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वोलेटिलिटी घट रही है। यानी HF की वोलेटिलिटी तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वो कह रहे हैं HF की वोलेटिलिटी क्या है, कंपेयर कम है, HF की वोलेटिलिटी कम है, जबकि नीचे वालों की वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए थी। तो देखो ध्यान से बनना, ध्यान से, तो जो इट्स स्मॉल मॉलिक्यूलर मास होने की वजह से उसकी वोलेटिलिटी क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी ना। बोलो बच्चे, मॉलिक्यूलर मास कम अगर होगा तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो इंटरैक्शन कम होगा, इंटरैक्शन कम होगा तो वोलेटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए थी। तो ये क्रॉस हो गया, इट्स स्मॉल मॉलिक्यूलर मास, ये क्रॉस हो गया। ठीक है, इट्स लो पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी देखिए, स्मॉल मॉलिक्यूलर मास तो है HF का, लेकिन उसकी वजह से वोलेटिलिटी पे असर नहीं है। वोलेटिलिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी उसकी वजह से, लेकिन होती क्या है, एक्चुअली कम होती है। यानी अगर मॉलिक्यूलर मास को अगर आधार बनाया जाए, मॉलिक्यूलर मास को आधार बनाया जाए तो HF की वोलेटिलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। एक्चुअली HCl की ज्यादा होती है HBr ऐसे, तो HCl की HBr से ज्यादा होती है, HBr की HI से ज्यादा होती है, लेकिन HF की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन सबसे कम होती है। उसकी वजह अभी हमको ढूंढना है। तो मॉलिक्यूलर मास तो इसका ये रूल आउट हो गया। मॉलिक्यूलर मास, अब यहाँ पे सिर्फ रूल आउट ही नहीं करना था, बहुत सारे बच्चे सीधे आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा काम क्या है, एक एक पॉइंट को बताना। तो मॉलिक्यूलर मास कम है HF का। अगर यहाँ पे मैं एक ऑप्शन ई लिख देता, ई, और ई में लिखता ऑल द अबव, सारे करेक्ट हैं, तो बहुत सारे बच्चे उस करेक्ट आंसर को भी मार देते, उस ई को भी मार देते। लेकिन बच्चे स्मॉल मॉलिक्यूलर मास तो है HF का, लेकिन उससे क्या है, उसकी वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए थी, सॉरी हाँ, उसकी वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए थी क्योंकि ज्यादा इंटरैक्शन होता है। स्मॉल मॉलिक्यूलर मास होता तो क्या होता बच्चे, उसकी वोलेटिलिटी सारी ज्यादा होनी चाहिए थी ना, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूलर मास है तो वोलेटिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसका इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ध्यान रहे, स्मॉल मॉलिक्यूलर मास की वजह से
क्या होना चाहिए था, इंटरेक्शन कम होना चाहिए था, सरफेस एरिया कम होता तो वोलेटिलिटी ज्यादा होती, लेकिन HF की वोलेटिलिटी कम होती है, ये वजह देखना है। अब आप देखिए HF की पोलराइजेबिलिटी, ध्यान से, इट्स लो पोलराइजेबिलिटी है। देखो स्मॉलर एनायन हैज लो पोलराइजेबिलिटी, स्मॉलर जो एनायन होते हैं, स्मॉलर एनायन की जो होती है हैज लो पोलराइजेबिलिटी, सही बात है। स्मॉल जो एनायन होंगे उनकी पोलराइजेबिलिटी लो होगी, है ना, लेकिन समझिएगा ध्यान से, लो पोलराइजेबिलिटी होती तो ज्यादा वोलेटाइल होता कोई चीज, है ना। अगर तो वोलेटिलिटी जो होनी चाहिए वो, अगर कोई चीज ज्यादा पोलराइज हो रही है, कम पोलराइज हो रही है, तो ज्यादा वोलेटाइल होना चाहिए, है ना, क्योंकि कम पोलराइज का मतलब कम पोलर है, कम पोलर हो रहे हैं, तो ज्यादा कम पोलर का मतलब कम इंटरेक्शन, कम इंटरेक्शन का मतलब ज्यादा पोलराइजेशन, ज्यादा वोलेटिलिटी। समझिएगा ध्यान से, वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पोलराइजेशन। आप पोलराइजेशन में तो पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर दोनों आ जाएगा। तो स्मॉलर एनायन जो होते हैं उनकी पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। पोलराइजेबिलिटी कम होगी तो पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा तो वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, पोलराइजेशन कम होगा तो वोलेटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि तुम खुद सोच सकते हो कि अगर कोई, मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है और प्लस माइनस में है, तो दूसरा मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे ना, माइनस प्लस वाले सब अट्रैक्टेड रहेंगे आपस में, सब आपस में अट्रैक्टेड रहेंगे। तो इनकी जब अट्रैक्टेड रहेंगे यहाँ पर आपस में, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो इनकी वोलेटिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। वाटर जो है क्या है, कम वोलेटाइल है, क्योंकि वाटर ज्यादा जो है वो इंटरेक्टेड है, इस वजह से वोलेटिलिटी कम है। और पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है क्योंकि उसकी इंटरेक्शन कम है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई बात। तो लो पोलराइजेबिलिटी भी इसकी खत्म होगी। फिर बी है द वीक डिस्पर्सन इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। वीक डिस्पर्सन इंटरेक्शन होगा तो वोलेटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए ना, तो ये भी गया, है ना। वीक डिस्पर्सन इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, यानी HF के बीच में इंटरेक्शन जो है, डिस्पर्सन इंटरेक्शन क्या होता है ये समझो। डिस्पर्सन इंटरेक्शन मतलब लंडन फोर्स, लंडन फोर्स मतलब जो कि कोई चीज मान लो है, कोई सब्सटेंस है, उनके बीच में जो डिस्पर्सन फोर्स तो लगता ही लगता है हमेशा, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, तो लंडन फोर्स तो उसमें लगता ही लगता है, डिस्पर्सन फोर्स तो लगता ही लगता है, तो कोई टेंशन ही नहीं है कि डिस्पर्सन फोर्स का। तो बच्चे वीक डिस्पर्सन फोर्स जब होगा तो वो क्या होता है, वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो ये भी बात दी। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब इसमें देखेंगे HF जो है, मैंने आपको पढ़ाया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन होना चाहिए, और ऐसा हाइड्रोजन के पास अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, फुल चार्ज तो नहीं होता लेकिन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी के रिस्पेक्ट में जो इसके साथ जुड़ा होता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने बगल वाले से, ये ऐसा हाइड्रोजन अपने बगल वाले ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से या नाइट्रोजन से एक इंटरेक्शन में आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही इसका करेक्ट आंसर है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से उसकी वोलेटिलिटी कम है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और ये नोट कर लेना, तुम लोग कायदे से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द शेप्स ऑफ IF7 एंड IF5 आर रेस्पेक्टिवली। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो मैं बताता हूं इसका आंसर। देखिए IF7 जो होते हैं, आपको बॉन्ड पेयर चाहिए इसमें,
बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं ये आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो आपको पता है बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, जो सराउंडिंग एटम होते हैं वही बॉन्ड पेयर होते हैं। तो IF7 की अगर हम लोग बात करें, अगर IF7 की बात करें, IF5 और IF7 दो चीज है, तो इसमें बॉन्ड पेयर क्या होगा, सराउंडिंग एटम जो कि 7 है, इसमें बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम 5 है, सीधी सीधी बात हो गई। अब इसमें लोन पेयर देखो, सराउंडिंग एटम 7 है और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं I के पास, और I के पास 7 फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन खा गया, 1 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन सातों खा गया, तो लोन पेयर 0। यहाँ पे क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन खा गया फ्लोरीन ने, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, एक लोन पेयर। इसके पास कितने, कौन सी चीज बात हो गई, इसके पास टोटल हो गया 6। 6 का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, ध्यान से समझिएगा, अरेंजमेंट कह रहा हूं। I का मतलब होता है इसके पास ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट हुआ, लेकिन इसके पास एक्सियल पोजीशन पर एक लोन पेयर आ गया है, बाकी सारे पोजीशन पे कौन है, फ्लोरीन लगे हुए हैं, यानी ये क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। तो IF5 जो हो गया वो स्क्वायर पिरामिडल हो गया। तो IF5 का देखिए, यहां पर देखिए टेट्रागोनल पिरामिडल ये हो गया, और यहां पर IF7 क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो देखिए टेट्रागोनल पिरामिडल भी कहते हैं किसको, स्क्वायर पिरामिडल को, और पेंटागोनल, अब यहाँ पे 7 है और कोई लोन पेयर नहीं है, 7 को क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल, ये पेंटागन गलत बन गया, स्क्वायर बन गया, मैं इसको सही कर देता हूं, ठीक है। पेंटागोनल 7 के लिए अगर सातों के सातों क्या हैं, सातों के सातों आपके क्या हैं बच्चों, अगर वो बॉन्ड पेयर हैं तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगा। तो I F F F F F ऊपर F नीचे F, तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको बताइए। Among the LiCl, RbCl, BeCl2 and MgCl2, the compounds with the greatest and the least ionic character respectively are। तो फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन समझना चाहता हूं, देखिए LiCl, RbCl, BeCl2, MgCl2, तो लिथियम के बगल में बेरिलियम होता है बच्चों, तो BeCl2, ठीक है, लिथियम बेरिलियम, और बेरिलियम के नीचे होता है मैग्नीशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम, यहाँ पे MgCl2, और लिथियम के नीचे होता है सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, RbCl2। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। तो किसकी बात कर रहे हैं, LiCl की बात कर रहे हैं, RbCl की बात कर रहे हैं, BeCl2 की बात कर रहे हैं, और MgCl2 की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं लीस्ट आयनिक कैरेक्टर पूछ रहे हैं, ग्रेटेस्ट और लीस्ट आयनिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो आयनिक कैरेक्टर जो होता है बच्चे, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। तो पीरियड के अलोंग जाओगे तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस, और इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, ठीक है बच्चों। तो नीचे जा रहे हैं तो देखो लेफ्ट से राइट गए तो, और यहां से या इधर से अगर तुम ऐसे जाओगे, अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो बढ़ेगा क्या, आयनिक कैरेक्टर घटेगा, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ेगा। तो RbCl इज द क्या, सबसे ज्यादा होगा, और BeCl2 क्या है, अपर मोस्ट और राइट मोस्ट है इन चारों के कंपैरिजन में। अपर मोस्ट और राइट मोस्ट कौन है, तो अपर मोस्ट और राइट मोस्ट जो होगा उसमें सबसे कम होगा आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो अपर मोस्ट और राइट मोस्ट कौन है, BeCl2 है, और लोअर मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट कौन है, तो लोअर एंड लेफ्ट मोस्ट, लोअर एंड लेफ्ट मोस्ट जो होंगे बच्चों वो क्या होंगे, आयनिक होंगे, मोस्ट आयनिक होंगे।
और अपर मोस्ट, अपर एंड राइट, अपर एंड राइट मोस्ट जो होंगे बच्चों वो लीस्ट आयनिक होंगे। तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। आरबीसीएल जो है वो ग्रेटेस्ट है, सबसे लोअर मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट है। लेफ्ट में सबसे लोअर और लेफ्ट में सबसे लोअर है, और हमारा जो अपर में राइट में ऊपर है वो BCl2 है। ये आपका कंसेप्ट हो गया। जो कंसेप्ट में दे रहा हूं ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट जानना, क्योंकि क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन आपने देख लिया तो उसका आंसर रट भी जाता है, लेकिन उसी पर क्वेश्चन जब चेंज करेगा तो आपको कंसेप्ट आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कंसेप्ट आप पे ज्यादा जोर देता हूं, ज्यादा फोकस करता हूं। अगला क्वेश्चन करिए, PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप ऑप्शन दीजिए। पहले मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, ऑप्शन लिखिए, करेक्ट ऑप्शन देखिए क्या होता है। लिखिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ऑप्शन करेक्ट क्या है। तो बच्चों आंसर इज व्हाट, कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो यहां पे फंस जाओगे, नाइट्रोजन हैज नो वैकेंट 2D ऑर्बिटल्स। तो ये बात गलत है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3D ऑर्बिटल नहीं होता, 2D। यहीं पे गलती हो जाएगी आप लोगों की। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए देते हैं जो कि नाइट्रोजन हैज नो वैकेंट 2D ऑर्बिटल, तो उसके पास 3D ऑर्बिटल नहीं है, 2D की तो होता ही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि नाइट्रोजन, यहां पे जो आंसर है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे जो आंसर है एक्चुअली नाइट्रोजन एटम बहुत छोटा होता है, इसलिए NCl3 इज नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट ऑल्सो, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। NCl3 भी एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज N इज वेरी स्मॉल। और बहुत स्मॉल होने की वजह से बच्चे यहां पर मान लो Cl के बड़े एटम्स आ जाएंगे तो 3-3 लोन पेयर Cl पर है, ठीक है। इसका जो है स्ट्रक्चर आप देखोगे 3-3 लोन पेयर इसके पर है क्लोरीन पर, और नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, तो बहुत अनस्टेबल सा बन जाता है, बहुत अनस्टेबल सा बन जाता है। इसलिए रिपल्सन होने की वजह से ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो नाइट्रोजन जो है वो स्मॉल है, मच स्मॉल, मच स्मॉलर देन फास्फोरस, इस वजह से ये NCl5 नहीं बना पाता, और NCl5 क्या है, अनस्टेबल होता है। ठीक है बच्चे, चलिए यहां पे एक चीज और क्लियर कर दूं। देखिए नाइट्रोजन के पास नो वैकेंट 3D ऑर्बिटल, वैकेंट 3D ऑर्बिटल नहीं होता, अदरवाइज ये बना सकता था, ठीक है ना। अगर बना सकता था, मैं कह रहा हूं बनाता, लेकिन बनाने के बाद अगर होता भी तो भी नहीं बना पाता क्योंकि बहुत छोटा है। ओके, फास्फोरस के पास क्या है, हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, और ये रिलेटिवली लार्जर है, एंड इट इज लार्जर देन नाइट्रोजन। इसलिए इसका काम चल जाता है, इसलिए बना लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए।
बताओ, फटाफट बताओ। CCl bond in CH2 double bond CHCl is stabilized in the same way as, यानी विनाइल क्लोराइड जो हमारा है उसमें जो CCl बॉन्ड है वो स्टेबलाइज हो रहा है ठीक उसी तरह से जिस तरह की इस ऑप्शन में हो रहा है। तो वो ऑप्शन चुनना है आपको। तो देखिए मैं तब तक बताता हूं, आप लोग ऑप्शन अपना, आप लोग अपना करके मुझे ऑप्शन भेजिए, आप लोग अपना अपना करके मुझे भेजिए। अब देखो, रुक जाओ थोड़ा सा देख लो, बेंजाइल क्या होता है। ये बेंजाइल नहीं है, इट इज नॉट बेंजाइल, रॉन्ग। दिस इज नॉट बेंजाइल, इसको बोलते हैं फेनिल। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो पहले तो बेंजाइल जान लो कि बेंजाइल होता क्या है। बेंजाइल होता है कि बेंजीन रिंग पर कोई एक सी लगा हो और इससे बॉन्ड खाली हो, इसको बोलते हैं बेंजाइल। ये होता है बेंजल, यानी कोई आपको बेंजल क्लोराइड बोलता है तो आपने आप समझ जाना कि डाई क्लोराइड है वो, लेकिन डाई क्लोराइड की जरूरत नहीं है लिखने कहने की। और ये होता है बेंजो। क्या होता है बेंजो? कार्बन के तीनों बॉन्ड खाली हो तो उसको बोलते हैं बेंजो। तो बेंजो क्लोराइड अगर बोल रहे हैं तो यानी 3 Cl लगा दोगे यहां पे तो बेंजो क्लोराइड हो जाएगा, यानी C6H5 CCl3 इज बेंजो क्लोराइड। ठीक, तो ये बेंजाइल क्लोराइड है। तो बेंजाइल क्लोराइड का मतलब कि बेंजाइल पर एक क्लोरीन लगा दीजिए। बेंजाइल में एक ही क्लोरीन चाहिए भी, चलिए ठीक है। इथाइल क्लोराइड क्या है? CH3CH2Cl, ये इथाइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन क्या है? बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली क्लोरीन अटैच हो। और एलाइल क्लोराइड क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये एलाइल क्लोराइड है। तो कह रहे हैं कि ये वाला जो चीज देख रहे हैं, ये वाला ऐसा वाला जो CCl बॉन्ड है वो किस में दिख रहा है? तो आप देखिए डबल बॉन्ड कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से Cl अटैच है। तो यहां पर भी ऐसा नहीं है सिचुएशन, यहां पर भी ऐसा नहीं है सिचुएशन, यहां पर भी सिचुएशन ऐसा नहीं है, यहां पर सिर्फ है। यानी क्लोरोबेंजीन इज द करेक्ट आंसर, जिसमें विनाइल क्लोराइड की तरह ही सिचुएशन दिख रही है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और इसको आप इंजॉय किए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ICl4 माइनस द शेप इज स्क्वायर प्लेनर। पहले ही बता दिया कि शेप जो है स्क्वायर प्लेनर है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री आर। अच्छा क्वेश्चन है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का 90 डिग्री वाला रिपल्शन क्या होगा? इसको जरा करके देखिए। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं, इसको करके बताइए।
ICl4 माइनस की बात हम लोग कर रहे थे। सॉरी फॉर द लेट अपीयरेंस बेटा। तो ICl4 माइनस में I के पास बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम होते हैं, ये हमको पता है, 4 हो गए, 4 क्लोरीन है। और I के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 4 5 6 7, और एक नेगेटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ पे दिखाओगे तुम, ये दिखा दो, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और क्लोरीन जो है उसको एक ही एटम इलेक्ट्रॉन चाहिए होते थे, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन और 4 क्लोरीन, ये 4 इलेक्ट्रॉन खा गए, बचे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको लोन पेयर जो हो गए वो 2 हो गए, 4 2 6 आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए टोटल कितने हुए, 6। तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो मैं आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया हूं कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तो ओरिजिनल ही होता है, शेप बदल जाता है, ठीक है ना। तो जो हमारा आई होगा वो जो अरेंजमेंट होगा इसका 6 टोटल हैं, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल यानी टेट्राहेड्रल होगा इसका इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, यानी ऑर्बिटल का अरेंजमेंट ऐसा होगा। और लोन पेयर आता है इसमें कहां पर, आपको मैंने बार बार याद दिलाता हूं कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी 5 का जो कॉम्बिनेशन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं टोटल, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। और वहां पर लोन पेयर आता है इक्वेटोरियल कॉर्नर्स पर, ठीक है, ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाता है किस पर, एक्सियल पर। यहाँ पे इसका उल्टा होता है, यहाँ पे लोन पेयर आता है किस पर, एक्सियल पर। तो 2 लोन पेयर्स हैं, दोनों ही कहाँ आ जाएंगे, एक्सियल पर। और चारों जो बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्ड वाले हैं, वो आ जाएंगे किस पर बच्चे, वो आ जाएंगे आपके इक्वेटोरियल प्लेन पर। तो सारे क्लोरीन जो है वो किनारे किनारे आ जाएंगे, ऐसे स्क्वायर पे आ जाएंगे। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का 90 डिग्री वाले रिपल्शन कितने हैं। तो देखो लोन पेयर, ऊपर एक लोन पेयर, यहां पर देखो, अगर मैं यहाँ पेन का कलर चेंज कर लूं तो देखिए ये एक लोन पेयर है, तो इसका इसके साथ 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री, तो 4 90 डिग्री हो गए। और मैं फिर कलर चेंज कर रहा हूं नीचे वाले के लिए, ठीक है बच्चों, नीचे वालों के लिए कलर चेंज कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं ब्लैक। तो नीचे देखिए ये एक लोन पेयर, इसके लिए 90 डिग्री, इसके लिए 90 डिग्री, इसके लिए 90 डिग्री, इसके लिए, तो टोटल हो गए 8। यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का 90 डिग्री का रिपल्सन टोटल कितना हो गया बच्चों, 8। आई होप आप पूरा समझ पाए होंगे, ठीक है बच्चे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे निकालते हैं और टोटल क्या होता है। जब टोटल जानोगे तो उसके टोटल का आपको पता होना चाहिए कि उस टोटल के लिए इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या होता है, जो एनसीईआरटी में गिवन है हमारे पास। ये क्वेश्चन देखिए करिए, इस द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन कंटेन्स
स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन B2H6 है, जिसमें क्या क्या होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो जो बच्चे जानते होंगे तो तुरंत कर लेंगे, नहीं तो मैं तो समझाऊंगा, ये भी मैं तो समझाऊंगा ही। तो जरा एक बार थोड़ा सा टाइम देता हूं, कर लीजिए, बताइए क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों क्या होता है। चलिए देखिए, इसमें B2H6 में क्या तरीका, क्या बॉन्ड का क्या हो, BH3 बोरान जो है वो 13th ग्रुप का है, और 13th ग्रुप में बोरान के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये BH3 बनाता है। ठीक है, BH3 बनाता है। ये आपका हाइड्रोबोरेन है, हाइड्रोबोरेन बनते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ये अनस्टेबल, आप जान रहे हैं कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए B2H6 बना करके ये रहता है। और इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है ये देखिएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन ब्रिज पे होते हैं और 2 हाइड्रोजन टर्मिनल पे होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बोरान जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है ना, लेकिन इसका p ऑर्बिटल एक खाली भी होता है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज, तो यहाँ पे होगा, इसका एक p ऑर्बिटल खाली है, लेकिन अगर इसकी मिक्सिंग करा दी जाए तो ये sp3 बनेगा, लेकिन अभी नहीं है। ठीक ना, कुछ स्पेशल सिचुएशन आती है जब ऐसा होता है, तो वो स्पेशल सिचुएशन क्या होती है मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है बच्चों, दूसरा बोरान भी लाते हैं। दूसरे बोरान का जो खाली वाला ऑर्बिटल है वो मान लो यहाँ पे ओवरलैप्ड है, ठीक है, खाली वाला, ओके। और दूसरे बोरान का जो फिल्ड ऑर्बिटल है ये 2 है, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये H से ओवरलैप कर गए, H से, तो ये टर्मिनल वाले H हो गए, टर्मिनल वाले H हो गए, यहां पर भी 2 H हो गए। तो बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसका हमने यहां पर दिखा दिया। अब ये बोरान का जो ये यहां पर देखिए, यहां पर बच्चों एक बात समझिएगा, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे इसका जो एक, देखिए आप एक चीज समझिएगा, बोरान के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 1 2 3, सपोज करो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। और दूसरे वाला बोरान जो था ये वैकेंट वाला, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, इसमें भी 3 1 2 3 ऐसा था, ऐसी सिचुएशन थी, और इसमें ये खाली वाला है। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन थी, जब ये ओवरलैप करेंगे, देखो ध्यान से, ये और ये, ठीक है, तो ये जब आपस में ओवरलैप करेंगे तब सिचुएशन, और ये ओवरलैप करेंगे तब सिचुएशन। तो यहां पे मैं दिखा रहा हूं एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक का वैकेंट और एक का एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो गया है। ठीक ना, अभी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक लेटर से काम चलेगा नहीं। अब हाइड्रोजन इनको ओवरलैप कर लेता है, हाइड्रोजन का एक आता है ओवरलैप करता है। ठीक है बच्चे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का और एक बोरान का, ठीक है, दोनों केस में, और 3 यानी बोरान, एक बोरान, और इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक बोरान, ठीक है, इधर एक बोरान, ये तीनों आपस में इंटरैक्टेड हैं 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा, 2 इलेक्ट्रॉन से ये तीनों ही इंटरैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यानी एक का देखिए ऐसे है वैकेंट, इसका एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बोरान का ये ऑर्बिटल, दूसरे बोरान का ऑर्बिटल और एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और एक बोरान का इलेक्ट्रॉन, ये तीनों मिलकर के 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं।
तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं, एक ये है और एक ये है। और 2 सेंटर, ये वाले जो टर्मिनल वाले हैं वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक हाइड्रोजन है और एक बोरॉन है और दो आपके इलेक्ट्रॉन भी हैं, ठीक है। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड 4 हैं और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। 4 जो होंगे वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं और 2 हैं जो वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं। तो ऑप्शन ये वाला, कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है? यहां पे पहला ऑप्शन है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 4 है, सही बात है। और 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो क्रॉस हो गया, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है बी, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 नहीं है, 4 है, इसको भी क्रॉस कर दो। चलिए 4 जो है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये बात करेक्ट है। और 4 जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये गलत बात है, ये 2 ही है। नन विल बी द ऑप्शन, नन विल बी द ऑप्शन, है ना बच्चों। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वेरी नाइस क्वेश्चन, आप इसको ध्यान रखिएगा। मैं एक बार इसका स्ट्रक्चर आपको फिर से ड्रॉ करके समझा देता हूं। बोरॉन है, बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखा रहा हूं। बोरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1 होता है, ये होता है, ठीक है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के 3 ऑर्बिटल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन। अगर एक्साइटेड कराओगे तो ऐसे हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो अगर इसको मिक्स करा देते हैं, तो अगर ऐसे देखा जाए मिक्स करके, तो देखा जाएगा इसमें 4 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, जिसमें से 3 में सिंगल इलेक्ट्रॉन है और एक खाली है। तो वही सिचुएशन अगर बोरॉन का देखा जाए, तो ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, और ये खाली वाला। दूसरा बोरॉन आता है तो उसका खाली वाला इससे ओवरलैप कर गया और ये भरा वाला, तो मैं अगर कलर चेंज करके समझाऊं तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ये मैं आपको ट्राई करता हूं, जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पाए हैं उनके लिए। ये रेड वाला बोरॉन है, जिसका ये रेड वाला ऑर्बिटल है, ठीक है। इसमें रेड वाला इलेक्ट्रॉन ये है और ये है और ये है, ठीक बच्चों। अब मैं ब्लू कलर ले रहा हूं, ये ब्लू वाला बोरॉन है, इसमें इसका वैकेंट वाला ओवरलैप किया है, इसमें इसका, जिसमें एक ब्लू इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप किया है। ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। हाइड्रोजन को मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, ग्रीन सिंबल दिखा रहा हूं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन यहां पे आ रहा है और यहां पे ओवरलैप किया, यानी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर हैं, एक हाइड्रोजन है और एक बोरॉन है। तो आप देख पा रहे होंगे एक बोरॉन और एक हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का, तो ये कैसा है, सिग्मा बॉन्ड कैसा है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है। अब यहां पर हाइड्रोजन ओवरलैप कर जा रहा है इस तरह से और अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ला रहा है। हाइड्रोजन, तो ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ब्रिज्ड, ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन है। और ये है टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल। तो 4 जो है टर्मिनल हाइड्रोजन जो है बच्चे, वो क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 जो है ब्रिज्ड हाइड्रोजन जो है वो क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत शानदार बात है, अब क्लियर हो गई होगी अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, एमंग द फॉलोइंग स्पीसीज आइडेंटिफाई आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स। आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स आपको दिखाना है, ठीक है बच्चों। आइसोस्ट्रक्चरल पेयर जो होते हैं बच्चे, वो देखना है आपको। तो जिसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वही आइसोस्ट्रक्चर होते हैं, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स देख लीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जिनके पास सेम होंगे वही आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। आपको टाइम दे रहा हूं 2 मिनट, देखिए।
चलिए आज मैं बताता हूं आप लोगों को, आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स। आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स देखो, NF3 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, NO3 माइनस 3 बॉन्ड पेयर लोन पेयर 5 1 6, मतलब नाइट्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन थे और एक निगेटिव चला गया 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो लोन पेयर यहाँ पे 0, क्योंकि सारे के सारे खत्म हो गए। आप इसको समझिएगा, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, और ये ऑक्सीजन 3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन खाएंगे। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खाता है, तो खा गया, सारा का सारा खत्म हो गया। तो बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 0, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल हो ही नहीं सकते। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, BF3 और H3O। BF3 में 3 बॉन्ड पेयर और बोरान के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 0 लोन पेयर। आप देखिए ये NO3 माइनस से मैच कर रहा है BF3, तो अगर कहीं ऑप्शन ऐसा दिख जाए आपको तो तुरंत पकड़ लीजिए। NO3 माइनस NO3 माइनस और BF3, तो वो कहीं देखिए NO3 माइनस और BF3 लिखा है, तो वो एक ही, यानी ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, NO3 माइनस और BF3 का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक ना। चलिए और चेक कर लेते हैं, ये तो पूरा ए वाला चेक हो गया। बी वाला देखिए, NF3 और H3O प्लस, H3 तो NF3 हो चुका है, H3O प्लस चेक करना है, H3O प्लस, ठीक ना। तो बॉन्ड पेयर 3 दिख रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन 3 है, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 में से कितने चले गए, 1 चला गया, तो बचा कितना, 5 में से 3 जो है हाइड्रोजन खा गया, बचा एक लोन पेयर बच गया, ठीक है। 3 और 1 का, यानी NF3 और H3O, NF3 और H3O प्लस, ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, और NO3 माइनस और BF3 वाला एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अगर ये कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो वहीं पे तुरंत टिक कर लेना। तो NF3 और H3O प्लस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे NF3 और NH3 दे रहा था, चलिए ठीक है, NF3 और NH3 लिख लेते हैं, और NH3 का भी यही सेम होगा, NF3 और NH3 एक ही जैसे हैं, NF3 और NH3 एक ही जैसे होते हैं, आप जान रहे हैं, NH3 भी वही है, ठीक है, NF3 और NH3 एक ही जैसे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। NH3 और NF3 एक ही स्ट्रक्चर होते हैं, इसका होगा क्या, ट्राइगोनल पिरामिडल। और NH3 में देखेंगे आप कितने हैं, इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर, साफ समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो अगर देखा जाए तो NH3 देखो कौन कौन से, NH3, NF3 और एक और कौन था, H3O प्लस, ये तीनों ही आइसो स्ट्रक्चरल, क्योंकि तीनों के पास बॉन्ड पेयर। तो बेटा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का खेल बहुत समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है समझ में आना। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का खेल समझोगे तो बहुत सारी चीज क्लियर रहेंगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जितना होगा टोटल, हाइब्रिडाइजेशन को बहुत आसानी से समझ सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम जो होता है बच्चे, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड इट। कैसे, दैट इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। देखो अगर बॉन्ड पेयर और प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4 हो रहा है, जैसे कि पीछे अभी हमने देखा, किसमें NH3 में, NF3 में और H3O प्लस में, इन तीनों में यही सिचुएशन दिख रही थी, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 4 थे। तो इसकी बेसिक ज्योमेट्री, जो हमारा बेसिक अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन ही है, वो टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन शेप क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है, ये आप जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल पर डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताइए, इन विच द फॉलोइंग एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आसानी से कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें एग्जिस्ट करेगा, तो आप जानते हैं कार्बन में नहीं करता, सेलेनियम में नहीं करता, सल्फर में नहीं करता, किसमें करेगा, NH2 हाइड्राजीन में,
NH2 हाइड्राजीन में करेगा। ठीक है बच्चे, इसमें करेगा, ये हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन। अगला क्वेश्चन, वैलेंसी एक्सप्रेसेस जनरली, वैलेंसी क्या एक्सप्रेस करता है? तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन एटम, नो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, नहीं। एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट, नहीं, एलिमेंट की एटॉमिसिटी नहीं। और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, यस। ठीक है, तो वैलेंसी एक्सप्रेस करता है कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो सकती है उसकी, है ना बच्चों, कितने वो कंबाइन कर, जैसे हमारा IF7 बनता है, यानी आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो IF7 बना सकता है। अपने नंबर ऑफ वैलेंस से इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लोगों को कोई भी एलिमेंट जोड़ नहीं सकता। अपने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखो तो क्या है, एनी एलिमेंट कैनॉट अटैच्ड with more than the number of its वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लोगों से जुड़ नहीं सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, विच एलिमेंट डू नॉट हैव वैलेंसी इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर, कौन सा ऐसा है जो ग्रुप नंबर के बराबर नहीं होती है? अब देखिए 14th ग्रुप तक ग्रुप नंबर के बराबर होता है, 15th ग्रुप से नहीं होता, 14 ग्रुप तक होता है। तो वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होता है, वैलेंसी इज इक्वल टू जो होता है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और साथ में अगर तुम 8 से माइनस कर दो उतना भी होता है ना। जैसे 15 का कितना होता है, 15 में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 8 - 5 भी होती है, दैट इज इक्वल टू 3 भी होती है, और 5 भी होती है, 5 भी होती है मैक्सिमम वाली, और कम वाली 3 भी होती है। ठीक ना, तो किसका कह रहा है, एलिमेंट डू नॉट हैव वैलेंसी इक्वल टू ग्रुप। तो देखो ये सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, एल्यूमिनियम 13th ग्रुप का है, कार्बन 14th ग्रुप का है। बच्चों जो बता दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जितना मैं समझा दे रहा हूं उतना समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैलेंसी जो होती है अप टू 14th ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही वैलेंसी होगी। और 15th ग्रुप ऑनवर्ड्स, 15th ग्रुप ऑनवर्ड्स यानी ऑनवर्ड्स क्या हो सकती है बच्चे, वो होती हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होती हैं, वो भी होता है, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ वैलेंस के बराबर नहीं होता है, एंड 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही वैलेंसी होती है बच्चों। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विच कंडीशन फेवर द बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन सा कंडीशन फेवर करता है, जरा बताना इसमें। चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को कौन सी कंडीशन बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करती है। मैक्सिमम अट्रैक्शन एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, नो, पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए, अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए। मिनिमम अट्रैक्शन एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कम होइए और अट्रैक्शन ज्यादा रखिए। तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड।
पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं होती बच्चे? नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अ सिग्मा बॉन्ड इज ऑलरेडी फॉर्म्ड। सही बात है, करेक्ट बात। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स, करेक्ट। पाई बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम लेटरल ओवर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, करेक्ट। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाते, तो यही ऑप्शन सही है क्योंकि ये नॉट कह रहा है, नॉट। तो पाई बॉन्ड तभी बनता है जो प्योर और पी ऑर्बिटल होते हैं, जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हीं के तो ऑर्बिट ओवरलैपिंग से बनता है। यानी जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं वो पाई बॉन्ड आपते ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि पाई बॉन्ड पैरेलल पी ऑर्बिटल होते हैं, प्योर पी ऑर्बिटल, राइट। अगला क्वेश्चन, when sodium and chlorine react, the energy is, ध्यान से, सोडियम और when sodium and chlorine react, the energy is, एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है और आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। एनर्जी रिलीज होती है और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो देखिए, आप जानते हैं सोडियम और क्लोरीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब वो क्या होते हैं? जकड़ते हैं आपस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जकड़ने का मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। जब सोडियम जो है वो गैसेस स्टेट में होता है आयनिक फॉर्म में, और क्लोरीन जो है वो गैसेस स्टेट में होता है, तो यहां तक तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। यहां तक केस में क्या होती है? एनर्जी नेट एब्जॉर्ब्ड है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी यहां स्टेट में है। लेकिन जब क्या होते हैं? जब ये जकड़ते हैं, यानी NaCl सॉलिड बनाते हैं, NaCl सॉलिड बनाते हैं, तो नेट एनर्जी रिलीज होती है। नेट एनर्जी रिलीज होती है किसके फॉर्म में? लैटिस एनर्जी के फॉर्म में नेट एनर्जी रिलीज होती है। तो जब तक वो गैसेस फॉर्म में होते हैं तब तक वो क्या होते हैं? अगर कोई कहता है कि NaCl जब तक गैसेस फॉर्म में है तब तक क्या होगा, तो वो एब्जॉर्ब है, एनर्जी एब्जॉर्ब है। और जब ये NaCl सॉलिड बनते हैं तो लैटिस एनर्जी रिलीज करते हैं, लैटिस एनर्जी रिलीज करते हैं, और बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूं। तो ऑप्शन क्या है? एनर्जी रिलीज करेंगे और आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो एनर्जी रिलीज एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। चलिए, द इलेक्ट्रॉन पेयर विच फॉर्म्स a bond between the two similar non-metallic atom will be the electron pair, ध्यान से, the electron pair which form bond between two similar non-metallic atom। तो क्या होगा बच्चे? दो similar non-metallic atoms हैं, ठीक है, यानी non-metallic है, यानी क्या है वो? non-metal है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर उनके बीच में तुमको क्या बोलते हैं? तो dissimilar shared between the two। तो सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं, तो बाई कंप्लीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम नहीं, ऐसा नहीं होगा। अ सिमिलर स्पिन कंडीशन नो, इक्वली शेयर्ड बिटवीन द टू। जो अगर सिमिलर है वो तो इक्वली शेयर्ड बिटवीन द टू होंगे, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए, इन N2 मॉलिक्यूल द एटम्स आर बॉन्डेड बाई, N2 मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? तो तीन एटम ऐसे, N2 जो है वो तीन बॉन्ड से बॉन्ड होते हैं, और एक लोन पेयर दोनों पर होता है, ठीक है, और तीन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर्ड हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो N2 मॉलिक्यूल में पूछ रहा है क्या होगा? तो दो लोन पेयर हो गए, एक पाई बॉन्ड हो गया, सॉरी, दो पाई बॉन्ड हो गए,
और एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, साफ साफ दिख रहा है। एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई, दो लोन पेयर, करेक्ट, सीधी बात, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, दो लोन पेयर, एकदम करेक्ट आंसर। एन एटम ऑफ एलिमेंट ए हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। एटम ए है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, चलिए। एंड बी हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। बी में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 16th ग्रुप का ये लग रहा है, ये 16th ग्रुप का लग रहा है, और ये 13th ग्रुप का लग रहा है। 13th ग्रुप का लग रहा है क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, और ये 16th ग्रुप का लग रहा है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक है बच्चों। कह रहा है फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू बी। चलिए फार्मूला कैसे बनेगा, अब देखो फार्मूला कैसे बनेगा। इस अब ए और बी, ए को कितने चाहिए, ए को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझिए ध्यान से, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बी को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बी को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ए अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ए 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, तो बन जाएगा, तब वो ऑक्टेट उसके पहले वाले आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो A+3 वाला बिहेवियर शो करेगा, ए जो है वो 3+ का बिहेवियर शो करेगा, और बी जो है वो 2- वाला बिहेवियर शो करेगा, साफ साफ दिख रहा है। तो इसको यहां ले आइए, इसको यहां लाइए, तो क्या होगा, A2B3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 एलिमेंट X एंड Y हैव फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जरा करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। चलिए बताता हूं क्वेश्चन को। 2 एलिमेंट्स X एंड Y हैव फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। X का कितना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो 4s2 यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहा है कि ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है बच्चों, और दिख रहा है साफ साफ कैल्शियम है, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन। और ये यहां पे देखो 3s2 3p5, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने वैलेंस, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7, 17th ग्रुप। 17th ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, Y की वैलेंसी होती है -1, एक ले लेगा वो, और जो हमारा X है ये +2 वैलेंसी शो करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, तो क्या होगा X2Y। उल्टा कर दिया, XY2 है ना, XY2, तो XY2 इज द आंसर, ये करेक्ट है। द एक्सपेक्टेड कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y विल बी XY2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलराइजेबिलिटी ऑफ हैलाइड आयंस इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। पोलराइजेबिलिटी जो होती है बच्चों, पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। बताइए,
तो आप ऊपर से नीचे की साइज बढ़ती जाएगी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज नीचे की बढ़ती है, तो पॉलराइजेबिलिटी आयोडीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर ब्रोमाइड की, फिर क्लोराइड की, फिर फ्लोराइड की। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आयोडीन की सबसे ज्यादा, ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ओ बॉन्ड लेंथ इन O2, H2O2 और O3 इज, बताइए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो होता है बच्चे वो आप बताएंगे, बताइए। मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो O2 में क्या होता है बच्चे, डबल बॉन्ड होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। O3 में देखिए डबल बॉन्ड जो है वो घूमता रहता है 3 के बीच में, यानी ये ऐसे आप कह सकते हैं, इसमें एक सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, यानी इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है वो आप कह सकते हैं कि क्या है, 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ना होकर के 1.5 बॉन्ड है, 1.5 बॉन्ड है ना, ऐसे आप समझ सकते हो। और H2O2 में क्या है, आप देखिए यहां पर इस तरह से है ना, तो सिंगल बॉन्ड है, तो सबसे बड़ा बॉन्ड इनका होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड, प्योर सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या है 1.5 बॉन्ड, और इसमें क्या है 2 बॉन्ड, ऐसे समझ सकते हो। तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर पे, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है बच्चे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू, है ना, 2 एटम्स। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है, सबसे बड़ा O2 होगा, फिर सॉरी सबसे छोटा O2 होगा ना, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, 2 बॉन्ड ऑर्डर है, तो सबसे छोटा होगा O2, उसके बाद ओजोन, उससे सबसे बड़ा होगा H2O2। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। चलिए ये क्वेश्चन करिए। जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा या रिपीट करना होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा बच्चों, जरूर कमेंट बॉक्स में। और देखिए क्वेश्चंस जो आपको नहीं समझ में आएंगे उनको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइव चैट में मत लिखिएगा, लाइव चैट वाले क्वेश्चंस गायब हो जाएंगे, लाइव चैट वाले क्वेश्चंस गायब हो जाएंगे। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्वेश्चंस को, हमेशा जब भी क्वेश्चन लिखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइव चैट जो होती है वो गायब हो जाती है। पूछ रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एटम डज नॉट यूज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, बताइए। तो आप बताएं कि इसमें जल्दी बताइए।
तो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और sp3 हाइब्रिडेशन मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब होता है इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने चाहिए। sp3 का मतलब होता है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने चाहिए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने चाहिए, जिससे कि क्या हो जाए वो sp3 बने, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, सब मिला करके। ठीक है, देखिए बच्चों, तो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो दिख ही रहा है साफ साफ, और 3 सराउंडिंग एटम, 2 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, और तीनों ही कौन खा गया, फ्लोरीन खा गया। तो ये साफ साफ दिख रहा है ये sp2 है। O के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 गायब हो गया क्योंकि प्लस चार्ज हो गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसमें से 3 को कौन खा गया, हाइड्रोजन खा गया। तो 1 2 3 बॉन्ड पेयर, 3 bp और 1 lp, यानी ये बन रहा है 4 का कॉम्बिनेशन, ये बन रहा है, यानी ये sp3 हो सकता है, ये sp3 है, ठीक ना। NH2 में देखो N के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया माइनस, और 2 हाइड्रोजन खा गया, 2 हाइड्रोजन खा गया, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ठीक है ना, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ये भी sp3 हो गया है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना, बॉन्ड पेयर मैं ऊपर लिख रहा हूं, मेरे फोटो से छुप जाएगा, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर कितना बचे 2, तो ये भी क्या होगा 4 टोटल हुआ, यानी sp3 होगा। अच्छा, NF3 में देखिए नाइट्रोजन के पास कितना, 1 2 3 4 5 और 3 फ्लोरीन खा गया, तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, यानी 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए बच्चों, और 1 लोन पेयर हो गया, यानी ये भी 4 हो गया, यानी ये भी sp3। और क्वेश्चन पूछा है कौन नहीं है, नॉट यूज, यानी यही, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन करिए। अकॉर्डिंग टू फजन रूल कोवेलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बचा स्मॉलर कटायन एंड लार्जर एनायन फेवर्स कोवेलेंसी। और आपको पता होना चाहिए कि फजान ने आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर की बात की थी। फजान ने क्या कहा था, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड।
ये नहीं कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर, ऐसा नहीं, आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ नाइट्रेट आयन इज, नाइट्रेट आयन का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? नाइट्रेट आयन का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है वो समझना होगा। नाइट्रेट आयन क्या होता है? NO3 माइनस, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, 18 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के और 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। तो टोटल कितने हो गए? 5 6 18 से 24। ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसमें एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड न दिखा के कि इस पे प्लस दिखाते हैं, इस पे माइनस दिखाते हैं, तो प्लस माइनस दिखा करके ये दोनों ही बैलेंस होते हैं, इसलिए जरूरत नहीं है दिखाने की। तो इसलिए मैं इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड न दिखा के सीधे एक सिंगल बॉन्ड से दिखाता हूँ, और वो प्लस माइनस जो है वो बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए उसको भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो फॉर्मल चार्ज होते हैं। तो ये लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है वो तीनों के बीच में घूमता रहता है, यानी नाइट्रेट में ये तीनों के बीच में घूमता रहता है। तो अगर इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड देखोगे आप, तो ये डॉटेड लाइन तीनों के बीच में आएगी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तीनों के बीच में घूमेगा। और जो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज, वो एक्चुअली देखो इस पर +1 है और इस पर -1 है और इस पर -1 है, तो नेट -1 चार्ज होगा, और ये -1 चार्ज सब में घूमता है। तो यहाँ पे ना दिखा करके मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे -1 यहाँ +1, ठीक है। ये तो बैलेंस है, यही -1 तीनों घूम रहा है, तो -1/3, तो 1/3 जहां पे होगा वही करेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, B3N3H6 जिसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, बोरेजीन भी कहते हैं, बताइए इसका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा? HCl से। देखिए इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है बच्चे, वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह स्ट्रक्चर होता है बच्चे, जिसमें बोरान और नाइट्रोजन जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, और अल्टरनेट पोजीशन पे होने के साथ साथ सबके से H जुड़ा होता है। तो एक्चुअली वैकेंट 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरान एंड फिल्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैप लेटरली टू गिव पाई बॉन्ड, ठीक है। तो बोरान के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है और नाइट्रोजन के पास वैकेंट फिल्ड p ऑर्बिटल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए नाइट्रोजन के पास N7 है, और ग्राउंड स्टेट में देखा जाए तो 2s2 और 2p3 होता है, जो कि मिक्स कर दिया जाएगा तो यहाँ पे sp3 बनता है। देखिए यहाँ पे sp3, जिसमें क्या है, एक ये जो है यहाँ पे ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिल्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है। और बोरान का देखेंगे अगर, तो बोरान में ऐसा नहीं होता। बोरान में क्या होते हैं, सिर्फ sp2, यहाँ पे अगर देखा जाए इसको, यहाँ पे देखा जाएगा तो ये sp2 है, इसका वैकेंट
देखिए यहाँ पे sp2 होता है और यहाँ पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है ये वाला, तो वही ओवरलैप करते हैं। ठीक है बच्चों, वही ओवरलैप करते हैं। और अगर HCl से आप रिएक्शन कराते हैं तो सारे के सारे यहाँ पर रिएक्ट कर जाते हैं और बन जाता है क्या, B3N3H6 शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड प्रोड्यूस B3N3HCl6। ठीक है, ये कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। फिर कर रहे हैं B3N3H6 शो एडिशन रिएक्शन एंड प्रोड्यूस B3N3H9Cl3, जहां पे Cl जो है वो कर रहे हैं बोरॉन से अटैच होगा। B3N3H6 शो एडिशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस इन विच Cl बॉन्ड इज अटैच टू नाइट्रोजन। तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, पाई बॉन्ड टूटेगा तो बोरॉन और नाइट्रोजन यहाँ पे दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, और बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड है बच्चे। पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा आप बताइए, अगर पाई बॉन्ड ब्रेक करता है तो क्या होगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है तो क्या होगा, ये बात आपको देखनी पड़ेगी। तो आंसर जो जल्दी फटाफट आंसर लिख के दीजिए, मुझे आंसर बताइए क्या क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, मुझे आंसर अपना बताइए फटाफट। देखिए बोरॉन B3N3H6 एडिशन रिएक्शन शो करेंगे जिससे कि बनाएंगे B3N3H9Cl, जिसमें कि क्लोरीन जो है वो बोरॉन से अटैच हुआ, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, H के पास लोन पेयर नहीं है। तो बोरॉन के पास क्या था, वैकेंट और वैकेंट p ऑर्बिटल है इसके पास, और क्लोरीन के पास क्या है जो जुड़े जा रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो वही इंट्रोड्यूस कराएगा और क्लोरीन जुड़ेगा किसके साथ, आपका बोरॉन के साथ। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पूरा कंप्लीट मैंने रिएक्शन कराया, और आपको अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस और कराने वाला हूं, जिसके लिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। और यहां तक आप लोग जो है इस जो मैंने पेपर डिस्कस किया है इसको इतना तक खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे, और मैं वो आपको वीडियो आपके लिए मैं जारी करूंगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको बचते हैं, जितने क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, या जितने क्वेश्चंस में आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा और मैं उसको दूर करूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये आप इस तरह से, आज क्या हुआ था कि क्वेश्चंस कराते समय हमारा जो क्लास था वो डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ था जिसकी वजह से क्लास नहीं चल पाई थी, जिसके लिए मैंने आपको क्वेश्चंस को मैंने आपका रिकॉर्ड करके आपको ये भेज दिया क्वेश्चन। तो मैं अपना काम करता रहूंगा, मेरे सामने कोई भी रुकावट नहीं आ सकती, तो रुकावटें आ नहीं सकती, मेरी मंजिल में आ गया। अब देखा है चांद का सपना तो है, राहों पर चलना कहां। ये बात आपके लिए भी उतनी वैलिड होती है कि जितनी भी रुकावटें आएंगी तो रुकावटों को मत, कोई अपने सामने किसी भी चीज को रुकावट मत समझो बच्चे। तुम्हारा जो सपना है उसको पाने के लिए तुम्हारे रुकावट कोई तुम्हारे लिए बाधा नहीं सकती। तो उस सपने को पूरा करने के मैं लगातार तुम्हारे साथ लगा हुआ हूं, और लगातार मैं इस तरह से आपको हेल्प करता रहूंगा। और कहीं भी कोई भी रुकावट होती है तो उसको दूर करके और मैं आप लोगों के लिए आगे बढ़ूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो मेरे साथ बने रहिएगा बच्चे, कमेंट में अपने क्वेश्चंस को लिखिएगा और आगे चलेंगे। ठीक है बच्चे, और अगली वीडियो में आपके लिए जारी करूंगा, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा और उसको हम लोग फिर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दोबारा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।